नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, RWA का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें अब तक 13 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। 13 वीडियो जो अपलोड किया गया है उसको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अब तक जितना क्लास अपलोड किया गया है या साथ ही साथ जितना अपलोड किया जा रहा है, जैसे घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट हो गया, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हो गया, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट हो गया, सभी का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर शुरू करते हैं 14 से। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न आज का पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हाथ से लिखी ऋचाओं को क्या कहा जाता है। जो 8वें मंडल में हाथ से लिखी ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है। सूक्त कहा जाता है, खिल कहा जाता है, मंत्र कहा जाता है या फिर क्रिया कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी ऋचाओं को कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी आपकी। बौद्ध धर्म में आप शामिल होना, बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 15 वर्ष होनी चाहिए। तो बौद्ध संघ में आपको शामिल होने के लिए आपकी उम्र जो है कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। क्या है? ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा कि आपकी उम्र जो है 15 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। अजातशत्रु को, बिंबिसार को, बिंदुसार को या फिर अशोक को कहा जाता है। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, यह हमसे पूछा गया है। तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। किसे? बिंदुसार का जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है कि शत्रुओं का विनाशक, शत्रुओं का विनाश करने वाला उसे कहा जाता है अमित्रघात। तो कौन था? बिंदुसार को जो है अमित्रघात कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा है। इसमें कहा जा रहा है कि गीत गोविंद, कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में थे। गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव हैं वह किसके दरबार में थे दोस्तों? सामंत सेन के, विजय सेन के, बल्लाल सेन के या फिर लक्ष्मण सेन के। पूछा गया है कि गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव हैं वह किसके दरबार में रहते थे। तो यह रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते हैं। तो आपका प्रश्न ऑप्शन क्या होगा? चौथा वाला बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, पांचवा पूछा जा रहा है। शिवाजी द्वारा, कह रहा कि शिवाजी की कर व्यवस्था किससे प्रभावित थी। शिवाजी के समय जो टैक्स व्यवस्था थी वह किससे प्रभावित थी? अकबर से थी, टोडरमल से, मलिक अंबर से, शेर शाह से थी। तो शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वह प्रभावित थी दोस्तों मलिक अंबर से। किसे थी? मलिक अंबर से। साथ ही साथ शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की पद्धति भी मलिक अंबर से ही सीखा था। शिवाजी जो है गुरिल्ला युद्ध की पद्धति किससे सीखे थे? मलिक अंबर से ही सीखे थे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था। किस गवर्नर जनरल पर जो है इंग्लैंड में महाभियोग लगाया था? तो यह लगाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर जो है इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था। यह लगाया गया था 1785 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग कब लगाया गया था? 1785 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अमार सोनार बंगला किस आंदोलन में पहली बार गाया गया था। अमार सोनार बंगला जो है यह किस आंदोलन में पहली बार गाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो यह सबसे पहले गाया गया था अमार सोनार बंगला। यह गाया गया था आपके स्वदेशी आंदोलन में। किसके? स्वदेशी आंदोलन में पहली बार गाया गया था। अगर बात करें
अमार सोनार बांग्ला की। तो यह दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। पहली बात तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। साथ ही साथ इसके रचयिता कौन है? अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 8वां पूछा जा रहा है। किसके आग्रह करने पर महात्मा गांधी भारत लौटने की राजी हुए थे? किसके कहने पर महात्मा गांधी भारत आए थे? किस व्यक्ति के कहने पर? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर C.A. एंड्रयूज के कहने पर भारत आए थे? कह रहा है कि प्रश्न में है कि महात्मा गांधी को भारत लौटने पर राजी कौन व्यक्ति किया था। यह बात है आपकी 1915 की। 1915 को महात्मा गांधी जो है भारत में आए थे। किसके कहने पर आए थे यह हमसे पूछा गया था। तो महात्मा गांधी जो है C.F. एंड्रयूज के कहने पर भारत आए थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें है कि भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम कौन व्यक्ति दिए थे? जवाहरलाल नेहरू हैं ऑप्शन में आपके, और फिर बी ऑप्शन में दिए गए हैं महात्मा गांधी हैं, मौलाना आज़ाद हैं, यूसुफ मेहर अली हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहले जो नारा दिए थे यह दिए थे यूसुफ मेहर अली थे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सर्वप्रथम जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भंग किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भंग किया गया था? 1935 के अधिनियम, 1873 अधिनियम या फिर 1919 1876 के अधिनियम के तहत? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भंग किया गया था दोस्तों 1873 अधिनियम के तहत। किसके तहत? 1873 अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा की ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। अगर बात करें तो इसी अधिवेशन में यह घोषणा की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और जाते जाते 1 जनवरी 1884 में जो है 1884 में ईस्ट इंडिया जो है औपचारिक रूप से भंग हो गई थी। पहली बात अगर बात किया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था किस अधिनियम के तहत, तो 1773 के तहत यह अधिनियम के तहत भंग किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से भंग कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? पीलीभीत से, सहारनपुर से, लखीमपुर खीरी या फिर बिजनौर जिले से? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो प्रवेश करती है दोस्तों यह करती है बिजनौर जिले से। बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और टोटल लंबाई गंगा नदी की है 25 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए कि प्रश्न में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है, कितनी लंबी है? तो 1450 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन जोड़ा सही दिया गया है कि कुछ देश दिए गए हैं उनके साथ घास के मैदान दिया गया था। इसमें कह रहा है कि केन्या में कैंपास घास का मैदान पाया जाता है, तो नहीं। केन्या में बात करें तो केन्या में जो है सवाना घास का मैदान पाया जाता है। केन्या का सवाना घास मैदान पाया जाता है। अर्जेंटीना में पंपास, हाँ बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना में जो है पंपास घास का मैदान पाया जाता है। यह हमारा प्रश्न जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। बात कर लेते हैं वेनेजुएला में कौन सा पाया जाता है। वेनेजुएला की बात करें इसमें कौन सा घास पाया जाता है, तो इसमें पाई जाती है आपकी लानोस घास। लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं आपके वेनेजुएला में। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ जो है प्रेयरी नामक एक घास का मैदान पाया जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन जो है सही मिलान किया गया है, तो अर्जेंटीना के साथ पंपास घास पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। संयुक्त डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंबाला में है, करनाल में, पुणे में या फिर इज्जतनगर में है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, तो यह आपके दोस्तों कहाँ स्थित है? करनाल में है। कहाँ? करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल में है। और इसमें पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन राज्य को लाभ होता है? किस किस राज्य को लाभ होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। बी ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो हमारा पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से किस किस राज्य में लाभ होता है? तो सरदार सरोवर परियोजना से दोस्तों मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान को लाभान्वित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ये जो चारों राज्य हैं इनको लाभ होता है सरदार सरोवर परियोजना से। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि आपके सामने है कि हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द जो है किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया गया है। हिंदू वृद्धि नामक शब्द को किसने गढ़ा था, यह हमसे पूछा गया था। कौन गढ़े थे? जगदीश भगवती थे, कौशिक बसु थे, अमर्त्य सेन थे, राजकृष्णन थे। बात किया जा रहा है कि हिंदू जो है, बात में प्रश्न में है कि हिंदू शब्द का जो है प्रयोग कौन किया था? यह राजकृष्णन थे। एक बार ऑप्शन प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द को किसने प्रयोग किया था? तो जो है राजकृष्णन है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। हाँ बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन दिया गया कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में जो है उद्योगों के बीच में सहयोग होना, उसे कहा जाता है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना। ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार आपका है 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? प्रश्न में है कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया? किसके द्वारा किया गया? सरकारी बैंक के द्वारा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा या फिर सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं द्वारा। तो सबसे जो अधिक उधार प्रदान किया गया है यह किया गया आपके वाणिज्यिक बैंक द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, वित्तीय क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? तो जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है दोस्तों कृषि क्षेत्र को। अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र की। अगर बात करें दोस्तों अर्थव्यवस्था में जो है कृषि क्षेत्र से लगभग 54.6% योगदान है अकेले कृषि का। ठीक है, 54.6% कृषि का योगदान है अर्थव्यवस्था में, इसीलिए जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो यह है दोस्तों आपके एडम स्मिथ हैं।
आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सी समिति कब आई थी, सबसे पहले कौन आई थी, इसको हमको लगाना है काल क्रमानुसार। पहला ऑप्शन दिया गया है कि अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता जो है 1977 में आई थी, ठीक है, 1977 में। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में दिया गया 22 नंबर में। 22 नंबर में है आपका EML सिंधिया समिति। तो EML सिंधिया समिति की बात की जा रही है, तो EML सिंधिया समिति आपकी 1986 में आई थी। कब थी? 1986 में। और जो है आपकी BR मेहता समिति की बात की जाए तो BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। कब थी? 1957 में BR मेहता समिति, जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा गया है। GVK राव समिति की बात की जाए तो यह 1985 से थी। तो सबसे पहले कौन सी समिति आई थी? सबसे पहले कौन सी है? इसमें यह है 1957, यह है 1986 और यह है 1985। तो और एक कौन था? एक पंचवर्षीय एक समिति थी और इधर अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति का कार्यकाल था, यह 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति। अब बताइए इनमें से सबसे पहले स्थान पे किसको रखेंगे? तो सबसे पहले स्थान पे 1957 को रखेंगे, ठीक है। पहले स्थान पर जो है 1957 को रखेंगे। 1957 में कौन से आई थी पंचायती राज समिति? तो यह बलवंत राय मेहता समिति थी। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका पहले होगा। तो तीसरे ऑप्शन पहले में नहीं दिए गए हैं, दूसरे में नहीं, सी में भी नहीं दिए गए। अब बचा बी में दिया गया है, डी में दिया गया है। बलवंत राय मेहता के बाद जो है 57 के बाद आपका 77 आता है, तो अशोक राय मेहता आएगी। तो यह हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक राय मेहता जो है पहले ऑप्शन पे दिया गया था, तो हमारा बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 22 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 20 है, 25 है, 22 है या फिर 23 संख्या? वर्तमान समय में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या आपकी 25 है। कितनी है? 25 है, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 214 के अनुसार कहा गया है, अनुच्छेद 214 के अनुसार कहा गया कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान होना चाहिए। अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन अभी भी 25 ही टोटल उच्च न्यायालय हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। अगर बात किया जाए कि सबसे लास्ट में कौन सा बना है हाई कोर्ट, तो यह बना है आपका आंध्र प्रदेश वाला, ANP आंध्र प्रदेश जो है अभी सबसे लास्ट में बना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। कह रहा कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जी बिल्कुल बात सही कही गई है यह। तो दूसरा कह रहा कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में जो है 21 तीलियां हैं। नहीं, 21 तीलियां नहीं, यहाँ 24 तीलियां होनी चाहिए, तो यह हमारा जो है गलत होगा। फिर अगला है कि कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। यह भी बात गलत है। इसके अनुपात की बात की जाए तो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है दोस्तों, यह है 3:2। 3:2 होना चाहिए। तो हमारा क्या है? दूसरा गलत भी है, तीसरा गलत है, तो पहला वाला हमारा सही है कि भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो चलिए अब इसका आंसर किस में दिया गया? केवल हमारा पहला सही होता है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? कौन दोस्तों प्राधिकारी है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। प्रश्न है आपके सामने, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति
तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्रावधान किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है आपके कौन होंगे? यह है आपके 24 नंबर का प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के संबंधित जो उपबंध अवशिष्ट है। प्रश्न में है कि किस अनुच्छेद में जो है आपके विधान परिषद के उल्लेख किया गया है। सीधी भाषा में बात किया जाए तो विधान परिषद का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 171, 169, 356 या 182 में किया गया है। तो विधानसभा की बात की, विधान परिषद की बात की जा रही है, तो विधान परिषद का जो अनुच्छेद है यह 169 में बात की गई है। ठीक, विधान परिषद के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 169 है। इसमें कहा गया है 169 के अंतर्गत विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के उपबंध शामिल किए गए हैं। और वर्तमान समय में दोस्तों केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर बात करें कौन कौन से है, तो इधर लिख रहे हैं हम आंध्र प्रदेश, ANP लिखे आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन सा? आंध्र प्रदेश के बाद आपका यूपी है, यूपी ले लीजिए। 6 टोटल है। यूपी के बाद बिहार ले लीजिए, बिहार हो गया आपका। बिहार के बाद आपका महाराष्ट्र है, या म्यार लिख दे रहे हैं हम, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आप ले लीजिए कर्नाटक है, कर्नाटक। और बचा आपका 3, 2, 5, एक और राज्य है। एक और राज्य कौन सा? तेलंगाना है। ठीक है, TG इधर लिख दे रहे हैं, TG तेलंगाना। तो टोटल आपके जो है विधान परिषद कितने राज्यों में है? आंध्र प्रदेश में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है। तो टोटल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है पादप रोग का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोग का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका फफूंदी है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस जो रोग होता है किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को, मस्तिष्क को। तो मेनिनजाइटिस जो रोग होता है दोस्तों यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन क्या होगा? डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा का पता लगाता है? तो विद्युत धारा का जो पता लगाता है दोस्तों यह है आपका गैल्वेनोमीटर है। कौन है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहलाती है? दोस्तों समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वह वेग कहलाती है दोस्तों। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर जो है वेग कहलाती है, वेग। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम, एक मिनट, कह रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? सभी को पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा कि रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? त्रियामा होता है, अमीय होता है, धाम या फिर पयस होता है। रात का पर्यायवाची पूछा गया है तो रात का पर्यायवाची इन ऑप्शनों में से त्रियामा होता है दोस्तों। त्रियामा जो है रात का पर्यायवाची है। इसके साथ साथ रजनी भी होता है, निशा भी होता है, विभावरी होता है, रैन भी जो है रात का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से है, शुक्ल युग से है, छायावादी युग से, या फिर छायायोद्धत्तर युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल से है, इसका संबंध इनका है कि द्विवेदी युग से है।
किस युग से है? द्विवेदी युग से मैथिली शरण गुप्त का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि आँख नदीदा काढ़े कसीदा, आँख नदीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? साधन ना होने पर भी काम कर लेना, या बी ऑप्शन है आपके सामने बहुत निपुण बनना, सर्वथा अयोग्य होना, या फिर डी ऑप्शन है योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो बिल्कुल ऑप्शन जो होगा डी वाला ही हमारा सही है। क्या होगा? योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा कि जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है, सदाबहार कहा जाता है, तरुण कहा जाता है, या फिर अजर कहा जाता है? जो बूढ़ा ना हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है अजर। जो बूढ़ा ना हो उसे एक शब्द में अजर कहते हैं। और बात करें अमर किसे कहा जाता है, तो जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं। जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं। सदाबहार की बात करें तो जो हर स्थिति में एक जैसा रहना उसे सदाबहार कहते हैं। और तरुण की बात की जाए तो जो युवा अवस्था को प्राप्त करे उसे तरुण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 40 नंबर का, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए। आप देख लीजिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो यद्यपि के जो सही संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अपि होता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। यद्यपि का जो संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अपि होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 51 नंबर का प्रश्न है कि अमन सहरावत किससे संबंधित है? अमन सहरावत जो है किससे संबंधित है? तीरंदाजी से है, कुश्ती से है, या अगला ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। तो इसी में आंसर आपका दिया गया कि अमन सहरावत का संबंध जो है किससे है? तो अमन सहरावत का संबंध दिया गया कुश्ती से। अमन सहरावत जो है कुश्ती से संबंध है इनका। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर का देख लेते हैं। 52 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि दुनिया का सबसे अमीर नगर किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे अमीर नगर जो घोषित किया गया है दोस्तों यह न्यूयॉर्क को किया गया है। किसको? न्यूयॉर्क को। छत्तीसगढ़ के किस चावल को जीआई टैग मिला है? छत्तीसगढ़ के किस चावल को जो है जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है दोस्तों नागरी दुबराज को। किसको मिला है? नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का है, इसे जीआई टैग मिला है। अभी पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना का आरंभ किया है? कहाँ की सरकार ने प्रारंभ किया है कि एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना का आरंभ करने वाली जो सरकार है दोस्तों यह आपकी है केरल राज्य की। कहाँ है? केरल राज्य की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है आपके आशा भोसले को। किसे? आशा भोसले को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 का। पूछा गया है कि आरबीआई के गवर्नर ने अप्रैल 2023 महीने में रेपो दर कितनी घोषित की है? रेपो दर जो है कितनी घोषित की है? तो यह 6.5% किया गया है। 6.5%। चलिए अगला प्रश्न है कह रहा कि फिडे के नए शतरंज विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? फिडे के जो है नए शतरंज विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो यह आपके बने हैं दोस्तों डिंग लीरेन है। कौन है? डिंग लीरेन। अगला प्रश्न है 58 नंबर का पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? यह हुई है आपके गोवा में। कहाँ हुई है? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, नोएडा में। यह बनाया जा रहा है आपके लखनऊ शहर में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। 60 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या दिया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में पूछा गया है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम दिया गया है इसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? स्लाइनेक्स है। क्या है?
स्लाइनेक्स दिया गया है। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 61 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि सेशेल्स की राजधानी का नाम क्या है। सेशेल्स की राजधानी क्या है? तो सेशेल्स की राजधानी जो है कंपाला है। ऑप्शन पहला ही दिया गया है, सेशेल्स की राजधानी क्या होगी? कंपाला होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 62 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डांस फॉर्म और उसके राज्य का सही जोड़ी चुनिए। डांस फॉर्म और उसके राज्य का सही जोड़ी चुनना है, तो कौन सा है? दलखाई कर्नाटक से नहीं, या कालबेलिया हिमाचल प्रदेश, यह भी नहीं है। थांगटा बिहार से है, यह भी गलत है। जो है पांड्यानी है। पांड्यानी की बात किया जाए, पांड्यानी आपका केरल से राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी वाला। अगर बात करें दोस्तों कि जो यह आपका दलखाई है, इसका संबंध किससे है? तो दलखाई की बात की जा रही है। दलखाई आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। दलखाई का जो है संबंध है यह उड़ीसा राज्य से है। किसे? उड़ीसा से। अगर बात करें कालबेलिया का, कालबेलिया का जो संबंध है यह राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान से। अगर वहीं बात करें थांगटा बिहार से नहीं होते हुए यह मणिपुर का संबंध है। कहाँ है? मणिपुर से संबंधित है। चलिए, हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही है डांस फॉर्म, तो पांड्यानी केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका दोस्तों, कब मनाया जाता है? सभी को पता है 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? चिकित्सा क्षेत्रों में दिया गया है। कौन सा दिया गया है दोस्तों? यह आपका दिया गया है धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर पूछा जा रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? यह हमसे पूछा गया है। तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी यह मीरा कुमारी थी। कौन थी? मीरा कुमारी थी दोस्तों। और यह जो है उन्होंने लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष के रूप में 2009 से 2014 तक कार्य किया था। 2009 से 2014 तक कार्य की थी। कौन? मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 66 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? 8 मिशनों में से शामिल नहीं है, कौन सा है? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, नाभिकीय शक्ति मिशन, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो 8 मिशनों में जो शामिल नहीं है दोस्तों, यह आपका नाभिकीय शक्ति मिशन जो है शामिल नहीं किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है, पाटो है, बैडमिंटन है, हॉकी है। तो अर्जेंटीना का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों यह है पाटो। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 68 नंबर का प्रश्न है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में है, महाबलीपुरम में है, मथुरा में है, मोढेरा में है। तो सप्तरथ मंदिर जो है स्थित है आपके, यह है महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रयागराज में, धनबाद में, सूरत में, महाराष्ट्र में। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान जो स्थित है यह आपके धनबाद में स्थित है। कहाँ है? धनबाद, झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 70 नंबर का और लास्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? यह आपका हो जाएगा राजस्थान। पहले स्थान पर राजस्थान है। दूसरे स्थान पर कौन सा होगा दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए। हमने बता दिया है, पिछली क्लास में बताया ही दोस्तों। हमने जो है सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, जिसमें से हमारा हिंदी बचा है, रीजनिंग बचा है और आपके मैथ के क्वेश्चन बचे हैं, गद्यांश के क्वेश्चन बचे हैं। यह जो है सभी जो क्वेश्चन बच्चे हैं
इसको हम आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 नंबर है, और कल का जो है 15 के बाद यह समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। उसके बाद जो है मैथ, रीजनिंग और डीआई का प्रश्न और गद्यांश के प्रश्न तो कल से आपके शुरू हो जाएंगे दोस्तों। यह 15 प्रैक्टिस सेट समाप्त करने के बाद मैथ के क्वेश्चन जो है, डीआई के क्वेश्चन, गद्यांश के क्वेश्चन आपको अपलोड किए जाएंगे आप इसी टाइम पर शाम 3 बजे में। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।